हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से। नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। रुक करके समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा होने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए कि मोल क्या है, मोल का वेट के टर्म्स में रिलेशन क्या है, मोल का वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेशन क्या है, एसटीपी क्या होता है, मोल से नंबर कैसे निकाल सकते हो, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पता होना चाहिए। वैसे जहाँ भी हेल्प लगेगा मैं आपको बताऊँगा। अगर आप रिवीजन करके आएंगे तो आपका ग्रास्पिंग पावर और अच्छा होगा। हम लोग रुक करके स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। दो नाम है इसमें, एक क्या है केमिकल, दूसरा क्या है इक्विलिब्रियम। कभी भी अगर केमिकल से रिलेटेड है, इसका मतलब ये केमिकल क्या बता रहा होगा कि अगर इस प्रोसेस में, इस चैप्टर में कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा, यही बताएगा ना। तो जो केमिकल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? केमिकल चेंजेस को। कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में कोई केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या केमिकल चेंजेज होगा, और अगर केमिकल चेंजेज हो रहा है तो हम लोग उसमें देखेंगे। एक वर्ड आ जाता है इक्विलिब्रियम। जानते हो इक्विलिब्रियम क्या होता है? सुना होगा इक्विलिब्रियम। कभी ऐसे डेली लाइफ में सुना है इक्विलिब्रियम क्या है? थोड़ा बहुत फिजिक्स में एक चीज़ जरूर सुना होगा कि अगर किसी बॉडी पे दो अपोजिट इक्वल फोर्स है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है। समझ के देखना मैं क्या कहता हूँ। अगर पढ़ा होगा तो भी, नहीं पढ़ा होगा तो भी। समझो ये एक ब्लॉक है जिसका एक मास है m। एक कोई फोर्स तुम इधर से खींच रहे हो और दूसरा एक बॉडी एक फोर्स इधर लगा रहा है। ये भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? f। अगर इस बॉडी पे इक्वल है ना अपोजिट फोर्स f लग रहा है तो बॉडी मूव करेगा क्या? बोलो भाई ना। तो ये बॉडी हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पे होगा। बोलो ना हाँ या ना। और इस चैप्टर में अपने को पढ़ना ही इक्विलिब्रियम। वन बाय वन में स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस क्या है या केमिकल रिएक्शंस क्या है, फिर देखते हैं उसका इक्विलिब्रियम से क्या ताल्लुकात है, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये चैप्टर तुम्हारा अच्छा है तो इससे तुम्हारे 3 चैप्टर तुम्हारा अच्छा होगा। इसको अच्छा करने के लिए कौन सा चैप्टर अच्छा होना चाहिए? मोल कॉन्सेप्ट। ये अच्छा होगा तो तुमको इसी का दूसरा पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा होगा। अगर ये चैप्टर अच्छा है तो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स अच्छा होगा। ये चैप्टर अच्छा है तो क्लास 12 से तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा होगा। और इक्विलिब्रियम तुम्हारे सिलेबस में 2 पार्ट पढ़ना है। इक्विलिब्रियम तुम्हारे सिलेबस में कौन सा पार्ट पढ़ना है? 2 पार्ट। एक पार्ट अपने को पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, समझना ध्यान से। दूसरा पार्ट है पार्ट 1 पार्ट 2। एनसीईआरटी में देखोगे तो 2 चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से देखोगे तो क्लास 11th में तुमको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 12th में पढ़ना है तुमको क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं। एक को इक्विलिब्रियम पार्ट 1 में पढ़ते हैं, दूसरे को इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। अगर टोटल इक्विलिब्रियम से समझो, अगर 10 क्वेश्चन तुमको किसी एग्जाम के आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन किससे होंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो 8 क्वेश्चन किससे होंगे? इससे अगर टोटल 2 क्वेश्चन है तो इससे कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। तो इस 8 क्वेश्चन वाले पार्ट को पढ़ने के लिए हम लोग बेसिक पार्ट क्या पढ़ते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों में एक वर्ड कॉमन है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ जाओगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन सारियाट इक्विलिब्रियम। तो पहले रुक के समझते हैं पहले क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या है, क्या हो रहा होगा, फिर हम लोग एक 1 बाय 1 आगे से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, 2 टाइप के चेंजेस किसी सब्सटेंस में होते हैं। पहले रुक करके समझना। एक को बोलते हैं फिजिकल चेंज, दूसरे को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एक को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, दूसरे को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। 2 टाइप की प्रॉपर्टी भी तुमको केमिस्ट्री में पढ़नी है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। रुक करके समझना। कोई बच्चा बताएगा फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब क्या समझते हो? कोई बताओगे फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब क्या समझते हो? सिंपल आसान शब्दों में समझना। इससे पहले जस्ट हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग। अगर किसी सब्सटेंस में अगर बॉन्ड चेंज हो रहे होंगे, या तो नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज हो या नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो, या तो नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज हो या नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज। सिंपल शब्दों में कहता हूँ कि अगर 2, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, बाद में किसी और एटम से बॉन्ड हो जाए तो भी नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड से, बाद में ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से चेंज हो जाए, या तो एटम चेंज कर जाए या बॉन्ड चेंज कर जाए, कुछ ना कुछ बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है तभी उसको केमिकल प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे। बोलो है ना, तभी उसको कह सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल चेंज हुए, मतलब कुछ पुराने बॉन्ड में चेंज हुए होंगे।
और हम लोग बोलते भी अगर कोई केमिकल प्रोसेस है तो केमिकल प्रोसेस में कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इन ए प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रोसेस सम ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर क्या बेटा, फॉर्म, और तभी उसमें केमिकल चेंजेस क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल चेंज का मतलब हुआ कि उसके बॉन्ड चेंज कर रहे होंगे, या तो नेचर ऑफ बॉन्ड या तो नंबर ऑफ बॉन्ड। और फिजिकल चेंज की अगर बात करूँ तो बॉन्ड चेंज नहीं कर रहा होगा। एक एग्जांपल से बोलता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ H2O। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद हर बच्चे को पता होगा H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में है, हाइड्रोजन एंड। अब H2O समझो ये लिक्विड फेज में है, कौन सा फेज में है, और यही H2O। अब इसको हीट दोगे तो वेपर फेज में चला जाएगा, और हीट निकाल लोगे मतलब ठंडा करोगे तो आइस के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लिक्विड से गैस फेज में भी जा सकता है एंड सॉलिड फेज में जा सकता है, लेकिन रहेगा तो वाटर ही ना। बॉन्ड तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रहेगा ना। तो क्या बॉन्ड चेंज हुआ क्या, तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज होने के लिए बॉन्ड का चेंज होना बहुत आवश्यक है। बॉन्ड चेंज हुआ तभी केमिकल चेंज बोल पाएंगे। तो आइदर इस किस फॉर्म में आ जाए, सॉलिड के फॉर्म में, आइदर इस किस फॉर्म में हो जाए, गैस। गैस मतलब वाटर वेपर की बात करते हैं। तो कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। क्या मेरी बात समझ में आए। H2O है, एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2। बाद में समझो एक हाइड्रोजन इसको छोड़ करके चला जाए, बॉन्ड चेंज हो गया। पहले ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, अब एक बॉन्ड तो हट गया ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंज। समझ में, सिंपल शब्दों में फिजिकल और केमिकल चेंज तुम कैसे समझोगे। इसी के बेसिस पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है, और केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्ड चेंज होगा, या तो नेचर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज होगा। बोलो ना, हाँ ही ना। अब ये टूटेगा तो आगे जाके पढ़ेंगे, ये H+ और OH- में टूटता है। ये हम देख चुके हैं कि बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा। केमिकल बॉन्डिंग में इतना बेसिक नॉलेज आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टुवर्ड्स क्या होगा, शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड टूट रहा है वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ। अब मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, बॉन्ड किसके किसके बीच में है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बॉन्ड किसके बीच में है, अगर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे H और H के बॉन्ड टूटेंगे, O और O के बॉन्ड टूटेंगे, और किसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, H एंड O के बीच में। ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हुआ। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले एक तो मैंने चेंज के बारे में बताया। तो क्या ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन है क्या इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। H2O लिक्विड से गैस या सॉलिड में जाए तो नहीं, वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए किसका होना जरूरी है, केमिकल चेंज, मतलब बॉन्ड का होना जरूरी है। समझ में आया। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग किस पार्ट को पढ़ेंगे, ये पार्ट या ये पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये सब पार्ट ऑलरेडी हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। सिंपल कहता है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो तो केमिकल चेंज को आप कॉपी पे कैसे दिखाओगे। केमिकल चेंज तो लेबोरेटरी का पार्ट है ना, आप लैब में देख रहे हो केमिकल चेंज, तो कॉपी और पेन पे चेंज को दिखाने के लिए हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि इस सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंजेज हुआ है। क्लियर। एरो का एक हेड है और दूसरा पार्ट क्या है, टेल है। जो टेल है उस साइड जिसमें केमिकल चेंजेज होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो केमिकल चेंज होने के बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो एक तो पहला डिफरेंस तुम्हें समझ में आया कि रिएक्टेंट क्या होगा, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब तुम ऐसे समझना, रिएक्टेंट वो है जिसमें केमिकल चेंज होगा, और प्रोडक्ट वो है जो केमिकल चेंज होने के बाद बनेगा। घर में कभी चाय कॉफ़ी बनाई है तुमने, तो देखो पहले तुम दूध डालते हो, दूध का कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट। अब उसमें कॉफ़ी या चाय पत्ती डालो तो धीरे धीरे मिल्क का वाइटिश कलर डिसअपियर होता है और चाय का ब्राउन कलर अपीयर होता है। बोलो, तो धीरे धीरे किसका कलर गायब हो रहा है, मिल्क का कलर, व्हाइट कलर गायब होता है। कौन सा कलर आता है, ब्राउन कलर, मतलब चाय या कॉफ़ी का कलर आता है ना। तो रिएक्टेंट वो है जिसका टाइम के साथ डिसअपियरेंस होता है, टाइम के साथ कंज्यूम होता है। अरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है ना, बोलो ना, है ना। जैसे तो रिएक्टेंट को कई तरीके से तुम अपने माइंड में रख सकते हो। रिएक्टेंट वो जिसमें केमिकल चेंज होगा, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो टाइम के साथ किसका अमाउंट कम होगा, रिएक्टेंट का।
और टाइम के साथ किसका अमाउंट बढ़ेगा? तो रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। बोलो हाँ ना। तो सबसे पहला चीज जो आज की क्लास का हेडिंग था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल का मतलब तुम समझ गए? बोलो हाँ या ना। केमिकल मतलब क्या? किसी न किसी केमिकल रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। केमिकल चेंजेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग रुक करके समझते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। पहले केमिकल रिएक्शन समझ में आए? बोलो ना हाँ या ना। और एक चीज़ याद रखना, मैं अभी ही लिख देता हूँ कि इस चैप्टर में कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है तभी उसका कोई यूज है। कभी भी मोल कॉन्सेप्ट को यूज तभी कर पाओगे जब केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे मोल कॉन्सेप्ट कभी भी यूज नहीं होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ अपने यूज में केमिकल रिएक्शन, आगे हम लोग को टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना ही है। दो टाइप के होंगे, एक को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में फ़र्क क्या है? कि इधर क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। क्लियर? अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल है तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा? मोल कॉन्सेप्ट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा। बोलो है ना। तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ COM लिख देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास। फिजिक्स में इसी को सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, तो सेंटर ऑफ मास मत पढ़ लेना, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना। अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें क्या नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल होंगे क्या? नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर, तो अपने काम का कौन सा होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी लॉ किस पे नहीं लगते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पे एक और लगता है अकॉर्डिंग टू जेईई सिलेबस। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लगता है या लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगता है। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जिसको बैलेंस नहीं कर पाते हो तुम, या काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो फिर उसको डील करने के लिए लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम लोग आते हैं, जो आमतौर पर अब तो तुम्हारे जेईई मेन सिलेबस में इसकी कोई जिक्र नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हर केमिकल इक्वेशन को तुम बैलेंस ही कर दोगे। कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको तुम बैलेंस नहीं कर पाते हो, जो भी तुम्हारा मेथड अपने सिलेबस में पढ़ना है, चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो या आयन एक्सचेंज मेथड हो या इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से हो, तो कई केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। अगर उसको डील करना है तो लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हम लोग लगाते हैं। कोई दिक्कत? अभी उतना ज़्यादा अपने को पढ़ना है नहीं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। और केमिकल रिएक्शन को हम लोग कभी भी किसी चीज़ को क्लासीफाई करोगे, कभी भी किसी चीज़ को क्लासीफाई करोगे, कभी भी किसी चीज़ को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेसिस पे करते हैं। तो हम लोग किन किन बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो पहला भी क्लासिफिकेशन ही था कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल होंगे, तो उसको बैलेंस या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। बोलो ना हाँ या ना। दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है या हीट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस हीट के बेसिस पे हम लोग अगर बात करें तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। एक को बोलेंगे एक्सोथर्मिक और दूसरे को क्या बोलेंगे? तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, दूसरे को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। फिर कहोगे सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन की हीट कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन उसमें हीट कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? समझो तुम्हें चाय पकाना है, दूध को क्या करते हो? गर्म करते हो। तो दूध पहले क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पे है, अब उसको हीट क्या करे? एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो चाय उबल रही है ना। और फिर उबलता हुआ चाय को तुम छोड़ दो तो फिर वापस से ठंडा होगा। तो जब चाय ठंडा हो रहा है तो गर्म चाय ठंडा हो रहा है तो हीट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, तो हीट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और जब चाय पका रहे थे तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके इसमें हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक वो प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, दूसरा वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या होगा? लॉस होगा। दो तरीका हुआ या नहीं हुआ? तो ये उसी के बेसिस पे हम लोग कहते हैं
कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दूसरा कौन सा होता है, एंडोथर्मिक होता है। बोलो हाँ या ना। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, दूसरे को क्या बोलते हैं, इरिवर्सेबल। ये समझो अगर कोई केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे चाय था, ठंडी हो गई चाय, तुमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। बोलो हाँ ना। तो ठंडा चाय तुम्हारा रिएक्टेंट था, गर्म चाय तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बाद में चाय वापस से ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो प्रोडक्ट वापस से ठंडे चाय में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आ सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस। मतलब जो चेंजेस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, वापस से प्रोडक्ट टू क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हो रहा है। मतलब जो रिएक्शन अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब वापस से प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया। तो वैसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन। और वैसा जो रिएक्शन जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नहीं आ सके, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में जाए, उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सेबल। तो डायरेक्शन के बेसिस पे भी रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक को रिवर्सेबल और दूसरे को क्या बोलते हैं, बोलो हाँ ना। तो तीसरा मैं शेखर किसके बेसिस पे लिख दूं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, और किसी अगर केमिकल रिएक्शन को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासीफाई करूं तो रिएक्शन वापस से दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस। ये सब चीज़ तुम मोल कॉन्सेप्ट में यूज कर चुके हो। एक को बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन एंड हेटेरोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जीनियस का मतलब क्या होता है, फेज। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर एक ही फेज में है, देन इट इज सेड टू बी होमोजीनियस। अगर कोई गैस है तो सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस में, तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बोलो ना हाँ या ना। इतनी बात समझ में है। तो हम लोग वन बाय वन इक्विलिब्रियम पे आने से पहले अभी मैं तुमको क्या समझाया हूँ, एक ही टर्म समझाया हूँ, क्या, केमिकल चेंजेस। या तो केमिकल चेंज कहो, केमिकल रिएक्शन कहो, उसी केमिकल चेंज को बताऊं। अभी हमने इक्विलिब्रियम को टच, पहले एक पार्ट को समझ लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन कितने टाइप के होंगे, या तो एक्सोथर्मिक या तो, पहला रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, पहले ध्यान से मेरी बात समझना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हीट किधर एब्जॉर्ब होगा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। समझना, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट अगर इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो रहा है तो हीट को किधर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। खुद सोचो, देखो प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। अब समझो कि ये पानी है, इसको मुझे गर्म करना है, तो इस ठंडे पानी में हीट दोगे तभी तो पानी गर्म पानी के बराबर होगा। अरे बोलो ना। अगर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस तुम देख रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सिंपल समझना कि ये ठंडा पानी है, इसमें हीट दोगे तो ठंडे पानी में हीट दोगे तभी तो वो गर्म पानी के बराबर टेम्परेचर होगा। तो हीट किसके पास होगा, ठंडे पानी के पास या गर्म पानी के पास। तो रिएक्टेंट को हीट दोगे तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट को हीट दोगे तभी तो रिएक्टेंट कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। तो हीट किस में ऐड होगा, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। तो हम लोग हीट को किधर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। पहले ध्यान से समझना। अब इस चैप्टर में कई बार, जितनी बार हीट होगा ना, हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। इस चैप्टर में जितनी बार हीट आएगा, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू किधर ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। तो हम ये भी कह देता हूँ, ध्यान से समझना, रिएक्टेंट है, इसमें क्यू हीट दे दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया। अब मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि ध्यान से समझना कि फिजिक्स कहता है कि कभी भी दो चीज़ तभी ऐड हो सकती है जब उसका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। फिजिक्स क्या कहता है, तुमने पढ़ा होगा कि जब दो चीज़ें तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब यूनिट क्या होगा, सेम। रिएक्टेंट का यूनिट, रिएक्टेंट तो कोई सब्सटेंस होगा, या तो उसका वेट होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर होगा, मोल हो सकता है। और हीट का यूनिट क्या हो सकता है, इस चैप्टर में हीट का दो ही यूनिट है, या तो एक कैलोरी हो सकता है या तो जूल हो सकता है। तो क्या हीट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में ऐड होगा, क्या नहीं, और ऐड होता भी नहीं है
फिजिकली तुम बात करोगे फिजिक्स के हिसाब से, बस मैं तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस में हीट रिएक्टेंट साइड हम लोग लिखते हैं। किधर लिखते हैं? रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। तो अगर मैं हीट कंपेयर करूँ या एनर्जी कंपेयर करूँ, तो इस रिएक्शन में जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो किसका एनर्जी या हीट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? यहाँ पे रिएक्टेंट हमने क्या लिया है? कोल्ड वाटर। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला है तुमको? ध्यान से समझना, ये प्रोडक्ट क्या है? हॉट वाटर। तो किसका हीट ज़्यादा होगा, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर का? हॉट वाटर, हाँ या ना? तो अगर मैं हीट कंपेयर करूं तो इसी को एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूं और इसी को क्या लिख दूं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो किसका हीट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? तो मैं कह सकता हूं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा इस प्रोसेस में एनर्जी ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो इस प्रोसेस का अगर मैं चेंज इन हीट निकालूं, क्या निकालूं? चेंज इन हीट निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसका चेंज इन हीट निकालूं तो हम लोग लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर इस प्रोसेस का चेंज इन हीट, मतलब इस केमिकल प्रोसेस का अगर मैं चेंज इन हीट निकालूं तो फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट, और इनिशियली क्या लेते हो, बोलो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट। बोलो ना क्षितिज बाबू। इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना बिल्कुल, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस आर फॉर रिएक्टेंट, बोलो। और इसी चेंज इन हीट को हम लोग डेल्टा ई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डेल्टा ई। कई बार इसी डेल्टा ई को हम लोग ना लिख करके डेल्टा एच भी लिखते हैं। तुम कंफ्यूज मत होना, ये तुमको मैं थर्मोडायनामिक्स आते आते तुमको समझ में आएगा कि डेल्टा ई को चेंज इन हीट बोलते हैं या चेंज इन एनर्जी बोलते हैं या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं या चेंज इन एनर्जी समझो। और डेल्टा एच को चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं। अभी स्टार्टिंग में दोनों एक ही हैं, तुम क्या कर रहे हो, चेंज इन एनर्जी ही कंपेयर कर रहे हो। तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ, अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका जो डेल्टा एच होगा पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। देखो ना, डेल्टा पी ग्रेटर है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो इसका डेल्टा एच या डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा। मतलब एक बात समझ में आई कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसका चेंज इन हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो ना हाँ या ना। अगर इसी को समझाने के लिए अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, कर सकता हूं? मैं क्या करता हूं, ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, तुम समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस से दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं हीट को, तुम कहोगे हीट लूं या एनर्जी लूं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं, इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं आपको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, टाइम के साथ जो रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा। तो जब टाइम के साथ पहले क्या होगा, रिएक्टेंट, फिर बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट। बोलो हाँ ही ना। तो जैसे जैसे मैं इधर बढ़ता रहा हूँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें से बताओ पहले टाइम पे रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में जाता है। तो एक टाइम रिएक्टेंट होगा, दूसरा टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तुमको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये जो एनर्जी है, तन ध्यान से समझना, ये एनर्जी ऑफ क्या है, रिएक्टेंट, और ये जो एनर्जी है ये क्या है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो ये ग्राफ सिर्फ इसी चीज़ को दिखा देता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, ज़्यादा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर जा रहा है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट एनर्जी। एंडोथर्मिक के ग्राफ को सपोर्ट कर रहा है, ग्राफ से ऐसे ही दिखा सकते हैं। अब इसमें एनर्जी का चेंज कितना है, यही एनर्जी का चेंज है ना। इसी को चेंज इन हीट या चेंज इन क्या कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। और जब भी ये निकालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो ये डेल्टा एच किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या होगा,
क्या इतनी बात समझ में आई? अब तुम कहोगे सर कि थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। अगर केमिकल बॉन्डिंग से देखूं तो वहाँ पे क्या फंडा था, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, बोलो है ना। तो इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। इसका मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से क्या है, ज़्यादा है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में तभी जाएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में जाना चाहेगा क्या, नहीं। अगर तुम देखो तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ये रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी क्या है, कम, और ये प्रोडक्ट है इसकी ई फॉर एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो ये रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट क्या है, कम स्टेबल। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। बोलो हाँ ना। अब जिस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। बोलो ना हाँ ना। तो कोई अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ करके अनस्टेबिलिटी में जाएगा क्या, तो उसको भेजने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन समझो अगर एंडोथर्मिक है, दोनों में हीट लग रहा है, एक में 10 जूल लग रहा है दूसरे में 20 जूल लग रहा है, बताओ किस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, 10 जूल वाले में या 20 जूल वाले में? 20 जूल वाले में प्रोडक्ट उतना अनस्टेबल है इसलिए वो नहीं जा रहा है, इसे तुम ज़्यादा एनर्जी उसमें लगाना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है। सिर्फ एक्सोथर्मिक बताना होता तो फिर मैं कब बता के निकल जाता, लेकिन स्टेबिलिटी से कंपेयर करके देखो। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन जितना ज़्यादा एंडोथर्मिक होगा उस केस में उतनी ज़्यादा हीट लगेगा, मतलब वो रिएक्शन को तुम हो नहीं रहा है, तुम उसको करवा रहे हो, ज़्यादा एनर्जी से देकर के कन्विंस कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट उतना क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होगा। दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन का जितना जो इंथैल्पी होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या अनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत? कह रहा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, प्रोडक्ट, बिकॉज हीट मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट स्टेबल है, इसको प्रोडक्ट में भेजने के लिए कहीं ना कहीं रिएक्टेंट की इच्छा होगी नहीं प्रोडक्ट में जाने के लिए, तो आपको और ज़्यादा हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट फॉर्म इन इंडोथर्मिक रिएक्शन आर कॉल्ड एज इंडोथर्मिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसके फॉर्मेशन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसी को क्या बोलती है, एंडोथर्मिक। और वो कंपाउंड जिसके फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है, आगे जाके देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक कंपाउंड। इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब देन प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन विल बी क्या बेटा, लेस स्टेबल। ऑलरेडी मैं हर पॉइंट तुमको डिस्कस कर भी दिया हूँ। रिप्रेजेंटेशन देख लो, यहाँ पे एक्स कैलोरी को किधर लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड। अगर इसको प्रोडक्ट साइड लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अगर प्रोडक्ट साइड लिखते हो तो क्या आ जाएगा, -x। बोलो ना हाँ या ना। या कभी कभी हम लोग हीट ना लिख करके उसको चेंज इन हीट के फॉर्म में दिखा देते हैं, तो A + B गिव्स क्या बेटा, C+D। इस केस में चेंज इन हीट क्या है, पॉजिटिव है। तीनों केस में ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को तुम या तो हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या इंथैल्पी के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में करोगे तो हीट रिएक्टेंट साइड होगा, प्रोडक्ट साइड करोगे तो हीट माइनस में जाएगा, और इंथैल्पी के फॉर्म में करोगे तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। बोलो हाँ ना। दो चीज़ मैंने तुमसे कहा था, या तो डेल्टा E ऑफ हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, या इसी को डेल्टा H ऑफ क्या बोलते हैं, रिएक्शन। डेल्टा हीट को बोलते हैं चेंज इन हीट, और डेल्टा H को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। क्या मेरी बात समझ में आए, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, कभी भी किसी चीज़ को तोड़ते हो तो हीट लगता है, तो यही है पहले डिसोसिएशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस, इसी को बोलते हैं फ्यूजन। वेपोराइजेशन, लिक्विड को कहाँ ले जाओ, वेपर में। सब्लिमेशन में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड आ जाओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा, जिसमें हीट क्या होगा, लॉस होगा। मतलब पहले कोल्ड वाटर को हमने क्या किया था, हॉट वाटर, अब हॉट वाटर कहाँ जाएगा, कोल्ड वाटर, प्रोडक्ट में। इस केस में हीट कहाँ लिखूं, ये क्या था रिएक्टेंट, समझना, हॉट वाटर, प्रोडक्ट क्या है,
पहले ध्यान से बिल्कुल समझना, कोल्ड वाटर। तो अब दोनों तरफ इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ हीट ज़्यादा है, यहाँ हीट क्या है, कम, तो हीट इधर ऐड करोगे, कोई दिक्कत। तो इस केस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किसकी हीट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हीट ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होगा किससे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होगा किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस रिएक्शन का मैं चेंज इन हीट निकालूं, क्या निकालूं, चेंज इन हीट। कई बार बुक में तुमको चेंज इन हीट की जगह चेंज इन इंथैल्पी भी निकल जाए या हीट ऑफ रिएक्शन भी निकल जाए, सब एक ही चीज़ है। चेंज इन क्या निकालूं, हीट। तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इस केस में चेंज इन हीट निगेटिव या पॉजिटिव, तो इसी को डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन या डेल्टा ई ऑफ रिएक्शन बोलते, जो क्या होगा, निगेटिव होगा। बोलो ना हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगा जिसका एनर्जी चेंज हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया। अब आ जाओ एक ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे देखते हैं। अभी भी ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करेंगे, तुम कहोगे वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, एनर्जी, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कभी भी इसका अगर ग्राफ दिखाऊं तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से। तो इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बोलो, ये जो एनर्जी है ये किसको दिखाएंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो एनर्जी है ये किसको दिखाएंगे। अब देख लो, एनर्जी के एक्सिस पे जो ऊपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो नीचे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक चीज़ और मैं तुमसे पूछता हूँ, कभी कोई तुमसे अगर टाइम पास के फॉर्म में भी तुमसे पूछ दे कि ये ग्राफ का नेचर ऐसा क्यों है, तो तुम कहना कि यहाँ पे मैं नेचर ऑफ ग्राफ डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं तुमको ये बता रहा हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी। क्या बता रहा हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी सिर्फ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नेचर ऑफ ग्राफ दिखाने की कोशिश नहीं करा। तो भी कभी तुमसे पूछ दे तो तुमने कहना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था, उन्होंने कहा था किसी भी रैंडम प्रोसेस का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो हमेशा बेल शेप होता है, मंदिर में लगी घंटी के जैसा होता है। देखो इसका भी शेप वही है ना, और इसको थोड़ा इधर ले आओ। तो कहना मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ही मैक्सवेल ने बताया था किसी भी रैंडम प्रोसेस का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, बेल शेप होगा। हमने उसी को कॉपी पेस्ट किया है और क्या कहा, सिर्फ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश की है। नेचर ऑफ ग्राफ स्लोप वगैरह पे कोई बात करे तो बोलना, ये अभी यहाँ आपका टॉपिक ही नहीं है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितना का डिफरेंस है, बोलो इतना ही का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। और कभी भी इंथैल्पी चेंज निकाल तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है प्रोडक्ट, इनिशियल क्या है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आ जाएगा। तो लोग ज़्यादातर इसी से याद रखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगी, निगेटिव। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा। बोलो, तो इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से। बोलो ना हाँ या ना। तो इधर आने के बाद स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, इधर स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तुमको पता है कि इस चेंज से इस चेंज में आकर के स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हर रिएक्टेंट उधर जाना चाहेगा। बोलो ना हाँ या ना। तो रिएक्टेंट क्या करेगा, खुद अपनी एनर्जी लॉस करके भी क्या होना चाहेगा, प्रोडक्ट होना चाहेगा। पहले वाले केस में क्या था कि चेंज के बाद स्टेबिलिटी कम हो रही थी, इसलिए तुमको कराना पड़ रहा था, इसलिए तुम हीट लगा रहे थे उसमें, उसको कन्विंस कर रहे थे, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे थे। ये तो खुद स्टेबल हो रहा है तो अपनी एनर्जी खर्च करके भी स्टेबल होगा। बोलो ना है ना। अरे लोग तीर्थ यात्रा पे क्यों जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके ही जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हो सकता है दर्शन करेंगे, कुछ पाप कटेंगे, कुछ मुक्ति मिलेगी, उनको शांति मिलेगी, तभी तो खर्च जाते हैं। बोलो ना हाँ ना। बस वही फंडा है। जहाँ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रिएक्टेंट खुद से प्रोडक्ट में जाएगा और अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस नेचर्स के होते हैं मोस्टली, और इंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तुमको उसको कराना पड़ेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। कोई दिक्कत। अब आ जाओ यही पढ़ लो। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कम है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट खुद किस में जाना चाहेगा, प्रोडक्ट में जाना चाहेगा। बिकॉज लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो इस केस में रिएक्टेंट क्या है, अनस्टेबल है,
तो रिएक्टेंट खुद कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करेगा। क्लियर। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का नेचर जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन समझो एक में -10 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है और दूसरे में -15 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की, 15 वाले में। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा एनर्जी उतनी कम होगी, एनर्जी डिफरेंस उतनी ज़्यादा होगी। बोलो ना हाँ या ना। फिर से भी है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्या बेटा, एक्सोथर्मिक कंपाउंड। इफ मोर हीट इज रिलीज देन द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन विल बी क्या बेटा, मोर स्टेबल। मेरी बात समझ में आ रही है। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा अनस्टेबल होगा। फिर ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, मतलब गर्म पानी ठंडा हो रहा है, तो हीट ठंडे पानी से दूर जा रहा है ना, तो जो दूर जाता है उसको कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड लिखोगे तो ये साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन। और अगर इंथैल्पी के टर्म्स में लिखोगे तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव। ये तीनों साइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। एग्जाम्पल देख लो, कंबसन रिएक्शन, हीट रिलीज होती है तभी तो खाना पकता है ना, गैस का कंबसन करा तो हीट और वाटर निकलता है। दूसरा, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एसिड जब बेस रिएक्शन होंगे तो हमेशा तुमको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। कभी भी किसी सरफेस पे एसिड डाल के देखो ना। दूसरा कौन सा रिएक्शन है, रिस्पायरेशन रिएक्शन, उसमें भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हीट कंज्यूम होती है, उसके डाइजेशन से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। फिर क्या है, फॉर्मेशन रिएक्शन। मोस्टली जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शन है तुम देखो ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और बॉन्ड डिसोसिएशन क्या बेटा, एंडोथर्मिक। तो जब भी किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है हीट क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो, तो मोस्टली फॉर्मेशन कैसा होगा, एक्सो। ये एंडो भी होता है और इसके कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ लिखे भी हुए हैं। CH2, कार्बन सल्फाइड, NCl3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ये सब सारे फॉर्मेशन रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन एक्सो ना होकर के कौन से हैं, क्लियर। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि तुम एग्जाम्पल वगैरह रटने की कोशिश मत करना। अभी तो चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिया है, वो भी हेडिंग के हाफ पार्ट का, कि व्हाट इज केमिकल और केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर हम इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, टॉपिक पे आएंगे, इतनी बार आएगा कि तुम्हें देख के ही समझ में आएगा कि कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक है। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सो एंडो समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन कैसे हो सकते हैं। एक वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट टू कहाँ जाए, प्रोडक्ट, और एक वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाए, प्रोडक्ट टू कहाँ जाए, रिएक्टेंट जाए। तो ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट टू क्या जाए, मैं और लगा देता हूं, तो भी ये यूनिडायरेक्शनल है, तो भी ये यूनिडायरेक्शनल है। ये भी अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रहा है तो चेंज इसमें हो रहा है, तो इस केस में ये रिएक्टेंट कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, और ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होगा, चलिए। तो वैसा कोई रिएक्शन जो आइदर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाए या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट है, दोनों में से एक ही हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और वैसा कोई रिएक्शन जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो हाँ ना। अब ध्यान से समझना, इसमें से कौन सा रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा, रिवर्सेबल वाला या इरिवर्सेबल वाला। अब ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ध्यान से देखना, यही हो रहा है ना, तो ये हमेशा चेंजेस होता रहेगा। तो ये कभी नहीं होगा कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तभी तो रिएक्शन को 100% कंप्लीट बोलोगे, तो फिर उसको फॉरवर्ड जाने के लिए रहेगा ही नहीं। तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जाएगा ना। फॉरवर्ड किसको बोल रहे हैं, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाए, और जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आए तो उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बोलेंगे। बोलिए ना हाँ या ना। तो कभी ये कंप्लीट होगा क्या, कभी ऐसा होगा कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया, नहीं। अगर जाएगा तो फिर फॉरवर्ड आना बंद हो जाएगा। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है तो प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट दे रहा है ना, तो हमेशा तो रिएक्टेंट मिलेगा ही मिलेगा, बोलो ना। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई एक कंज्यूम हो जाए। लेकिन अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्शन बहुत रुक गया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट 100% हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं हो रहा। दूसरी चीज, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में गैस है प्रोडक्ट में, और गैस अगर ओपन कंटेनर में कर रहे हो, जैसे पानी को देखो बॉयल करो ओपन कंटेनर में,
तो वेपर एटमॉस्फेयर में चले गए ना, तो वापस उस वेपर को कंडेंस कर पाओगे क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं रिवर्सेबल रिएक्शन को कराने के लिए कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज। यहाँ कंटेनर क्या होना चाहिए? ओपन। बोलो। और इस चैप्टर में अपने को पढ़ना भी है, तो कौन सा रिएक्शन? रिवर्सेबल रिएक्शन, जहाँ हम लोग क्लोज कंटेनर में कराएंगे, और इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होगा? एस्टेब्लिश्ड होगा। बोलो ना हाँ या ना। अब ये देख लो, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, दूसरे को क्या बोलते हैं? इरिवर्सेबल। तुम अपने कॉपी पे कैसे पहचानोगे कि कौन रिवर्सेबल है कौन इरिवर्सेबल है? तुम अपने लेक्चर में कैसे पहचानोगे कौन रिवर्सेबल कौन इरिवर्सेबल है? तो इक्विलिब्रियम के साइन से। अगर बोथ डायरेक्शन है तो क्या होगा? रिवर्सेबल। और यूनि डायरेक्शन तो क्या होगा? तो ये जो एरो है यही रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन, यही है सिंबल ऑफ क्या मेरी बात समझ में आए? केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू क्या बेटा? रिएक्टेंट। देखो सारे में एरो देख लो, आपको ये मिलेगा। केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सके तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सेबल। सारे में आप एरो देख लो। बोलो ये कैसे होंगे, मैं तुमको आगे बताऊंगा कि कब तुम समझ जाओगे रिएक्शन रिवर्सेबल है या नहीं है। जैसे तुम इसी एग्जांपल की बात करो, तुम देख के नहीं बता सकते रिएक्शन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। तो मैं फिर बोलता हूँ, आज इस चैप्टर का पहला ही लेक्चर है ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, मैं तुमको धीरे धीरे बता दूंगा कि रिएक्शन कब रिवर्सेबल होगा या इरिवर्सेबल होगा। प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड जा सकता है। फॉरवर्ड मतलब अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को तुम अगर फॉरवर्ड बोलते हो तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट को क्या बोलोगे? बैकवर्ड। दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। बोलो ना हाँ या ना। लेकिन ये किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज। ये रिएक्शन जनरली कहाँ होगा? ओपन कंटेनर में। कहा था इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए रिएक्शन ये होना चाहिए, तो ये इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। बोलो ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। दूसरा, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है तो कभी भी वो रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इरिवर्सेबल रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा। तो याद रखने वाली दो तीन ही बात थी कि इस रिएक्शन में रिएक्शन दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल, एक को रिवर्सेबल दूसरे को क्या? इरिवर्सेबल। हमारे इक्विलिब्रियम में कौन से रिएक्शन हमारे काम के हैं? रिवर्सेबल रिएक्शन। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोथ साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ज़्यादा तुमको कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट रिएक्शन कितने टाइप के होंगे? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, दूसरे को क्या बोलेंगे? heterogeneous reaction are those reaction in which all the reactant and product are not in same phase, while in homogeneous reaction all the reactant and product are in same phase। एग्जाम्पल से देख लो, N2 रिएक्ट कर रहा है किससे? H2 के साथ। क्या बना रहा है? NH3। ये भी क्या है? गैस। ये भी गैस फेज में, ये भी किस फेज में? तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस फेज में? गैस फेज में। बोलो ना हाँ ना। अगर मैं बात कर दूं H2O2 से कंबाइंड करके अगर होमोजीनियस में लिखना पड़ेगा तो H2O किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? गैस के फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में? गैस। ये भी किस फॉर्म में? गैस। लेकिन अगर तुमको पानी बनाना है, अगर H2O2 के कंबाइंड करके अगर H2O लिक्विड फेज में आ गया तो ये गैस है यार, ये लिक्विड हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। लेकिन ये तीनों गैस में तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। बोलो हाँ ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तुमने इसको हीट कर दिया तो क्या हुआ? CaO प्लस क्या बेटा? CO2। गैस को हम अपवर्ड एरो से भी दिखा देते हैं। CaCO3 किस फेज में है? सॉलिड। CO किस फेज में? सॉलिड। ये किस फेज में? गैस। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग फेज में है ना, तो ये कौन सा हुआ? समझ में आया? तो केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने ब्रेक किया था, एक केमिकल, दूसरा क्या बेटा? इक्विलिब्रियम। केमिकल का मतलब एनी केमिकल चेंज लीड्स टू ए केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया। बोलो हाँ या ना। तो आज के लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट ही करूँगा इक्विलिब्रियम से कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? लेक्चर को ध्यान से समझिएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।